हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? तेज़ी से लाइव क्लास के साथ जुड़ जाएँ आप सब और आज की क्लास स्टार्ट की जाए। एक बार क्लियर कर दें, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही है? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार क्लियर कर दें और मैं आज की क्लास स्टार्ट कर दूँ। क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? कुलबे, महिमा, आलोक, रामकृष्ण, दीपिका, वीरेंद्र, मानसी, महिमा, रामकिशन, दीपिका चौधरी, सूरज, सभी जो लाइव क्लास के साथ जुड़ते जा रहे हैं, अंकिता सिंह, अभिषेक, स्वीति त्रिपाठी। ठीक है, आप लोगों का चैट मुझ तक पहुँच गया, आपका कमेंट मुझ तक पहुँच गया, तो आप लोगों तक मेरी आवाज़ क्लियर पहुँच रही है। अभी तक मैंने आप लोगों को जो कुछ समझाया, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। जो टॉपिक मैं पढ़ाता जाता हूँ, उसे साथ ही साथ आप याद करते चल रहे होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चल रहे होंगे। और जैसा कि अभी मॉडर्न टाइम में मेहनती बच्चे करते हैं, टॉपिक पढ़ने के तुरंत बाद प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन उस टॉपिक से आए हैं, आप लोग देख रहे होंगे। तो इतनी आशा करके आपसे चल रहा हूँ मैं। यदि आप में से कोई इतना नहीं कर पा रहा तो अपनी मेहनत बढ़ाइए, है ना? अगर रिकॉर्ड कायम करना है, कुछ बेहतर करना है, अच्छा स्कोर लाना है, सिर्फ़ सेलेक्ट नहीं होना बल्कि एग्ज़ाम में टॉप करना है, तो बेटा इतना तो करना पड़ेगा। जितनी मेहनत करोगे, उतना ही प्रतिफल आपको मिलेगा। तो कमीशन पहले से तो सोच के नहीं रखता ना कि इस बच्चे को सेलेक्ट करना है। आपकी मेहनत के आधार पे ये फैसला होगा कि आप सरकारी पद पर या जिस पद पर आप जाना चाहते हैं, उसके योग्य आप हो चुके हैं या नहीं। और ये डिसीज़न, ये निर्णय कमीशन का होता है। तो अपनी योग्यता को इतना बढ़ाइए कि कमीशन भी आपको सेलेक्ट करके गर्व महसूस करे कि कितना अच्छा बच्चा मिला है हमें। ये देश के लिए कुछ कर पाएगा। तो आप लोग मेहनत करके पढ़ते रहिए और कोई समस्या होगी तो मुझे बताते रहिएगा। आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं, मैं क्लास स्टार्ट करने चल रहा हूँ। मैं आपको पढ़ा रहा था मुगल वंश और मुगल वंश में मैंने जिस शासक के बारे में पढ़ाया, वो तैमूर लंका वंशज था, बाबर। बाबर भारत पर आक्रमण किया, कई बार आक्रमण किया, भारत के बड़े क्षेत्र पर उसने कंट्रोल भी किया। लेकिन जब उसको लगा कि भारत में अब चैन की नींद आएगी हमें, तो चैन की नींद आई, पर वो ऐसी चैन की नींद जिसमें सोने के बाद इंसान उठता नहीं। तो बाबर यहीं आगरा में मर गया और बाबर मरते समय एक बहुत बड़ी मिस्टेक करके गया। दरअसल बाबर योद्धा बहुत अच्छा था, कमांडर बहुत अच्छा था। बहुत सारी लड़ाइयाँ उसने लड़ी, पर कमांडर अच्छा होना एक बात है, अच्छा प्रशासक होना या शासन की ज़िम्मेदारी, जानकारी रखना, ये अलग बात है। बाबर को शासन करना नहीं आता था। यदि आता होता, तो बाबर के 4 बेटे हुआ करते थे और बाबर ने चारों बेटों से कहा था कि बेटा जो साम्राज्य है हमारा, उसे चारों भाई आपस में बाँट लेना। और मैंने आपसे कहा था कि एक शासक है, उसके पास विशाल साम्राज्य है, वो बहुत शक्तिशाली होगा और एक विशाल साम्राज्य कई छोटे-छोटे टुकड़ों में टूट जाए, बँट जाए, तो सारे शासक कमज़ोर हो जाएँगे। भारत की जिस कमजोरी का फायदा उठाकर बाबर ने भारत में सफलता अर्जित की थी, बाबर मरते टाइम अपने बच्चों को वही कमजोरी अपने अंदर लाने का या वही गलती करने का उपदेश दे गया। भारत की जिस गलती का फायदा उसने उठाया था। और बाबर का जो बड़ा बेटा था हुमायूं, वो बहुत दयालु था, लेकिन दयालुता भी यदि समझदारी के साथ ना दिखाई जाए, तो दयालुता खुद पर भारी पड़ती है ना? अब आप एक भूखे शेर के सामने भोजन लेके ये कहकर नहीं जा सकते कि मैं दयालु हूँ और शेर को भोजन देने जा रहा हूँ। आप एक साँप के सामने जो ज़हरीला साँप है, आप उसको देख कर के प्यार से उसके जा कर के सर पे हाथ नहीं फेर सकते कि भई मतलब प्यार आ रहा था मुझे, ये भी तो एक जीव है सृष्टि का, मैं तो इसको बस ऐसे नॉर्मली बस टच करना चाहता हूँ। तो आप दयालु रहिए, लेकिन दिमाग लगा कर के। जो हुमायूँ है वो दयालु तो है, बट समझदारी नहीं दिखाता था, दयालुता दिखा जाता था। और जब दयालुता में समझदारी मिक्स ना हो तो फिर वो बेवकूफ़ ही बन जाती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे इतिहासकार हुमायूँ के बारे में कहते थे। वैसे तो हुमायूँ नाम का अर्थ होता है लकी, किस्मत वाला, बट मुझे नहीं लगता कि हुमायूँ की किस्मत बहुत अच्छी थी। अब
आपको क्या लगेगा ये टॉपिक पढ़ने के बाद, किस्मत का अच्छा था कि नहीं अच्छा था, ये फैसला आप पर मैं छोड़ता हूँ। मैं हुमायूँ के बारे में आपको समझाने चल रहा हूँ। जिस समय पर हुमायूँ शासक बना, उस समय पर हुमायूँ के सामने भारत में बड़े चैलेंज थे। जैसे कि क्योंकि हुमायूँ जो है वो दिल्ली, आगरा का ये जो क्षेत्र है, इसी साइड था। यहीं से बैठ करके अपना एरिया कंट्रोल करेगा। बट एक बड़ी समस्या है, आप लोगों को मैं इतिहास लंबे समय से समझाता आ रहा हूँ और आपको मैंने ये समझना सिखाया है कि उस समय पर तलवार के बल पर शासन होता था, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर नहीं। और तलवार के बल पर शासन करना है तो आप तो जानते हैं, जिस क्षेत्र के लोग विद्रोह करके खुद को स्वतंत्र करना चाहें, आपको जा करके उन्हें तलवार की ताकत दिखानी पड़ेगी। यदि आपकी तलवार में ताकत है, तो समझिए आपका कंट्रोल रहेगा क्षेत्र पर। यदि आपकी तलवार में धार नहीं रही, तो आपको मारने में लोगों को टाइम नहीं लगता था। क्योंकि बाबर ने जस्ट अभी अटैक किया था, कई क्षेत्र के लोगों को हराया, बट जैसे ही बाबर मरा, उस क्षेत्र के लोग अपना क्षेत्र स्वतंत्र करना चाहेंगे, क्यों बाबर की गुलामी पसंद करेंगे? ऐसे में बाबर के मरते ही हुमायूं शासक बना और हुमायूं के सामने एक बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जिस जिस क्षेत्र में विद्रोह होगा, हुमायूं को उस विद्रोह को शांत करना पड़ेगा और हुमायूं को पता होना चाहिए कि किस किस क्षेत्र में विद्रोह हो सकता है। मैं आपको समझा चुका हूं कि बाबर की लड़ाई राजस्थान के शासक से हुई थी, मध्य प्रदेश के शासक से हुई थी, इधर बिहार साइड के शासक से हुई थी, बिहार साइड के शासक से हुई थी, दिल्ली के शासक से हुई थी। तो दिल्ली आगरा में तो हुमायूं स्वयं बैठ गया, लेकिन अभी उसके सामने राजस्थान के हारे हुए लोग, मध्य प्रदेश में हारे हुए लोग, बिहार के हारे हुए लोग ये समस्या खड़ी कर सकते हैं। क्या आप सभी मेंटली प्रेजेंट हैं? यदि मेंटली प्रेजेंट हो तो एक बार यस लिख दें। हाँ बिल्कुल, ऋषिकेश जी ऐसा ही था। आप लोग मेंटली प्रेजेंट हो तो एक बार यस लिख दें। मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछता रहूंगा बीच बीच में, फिर आपको समझाऊंगा। मैं देखना चाहता हूं आप लोग समझते हुए पढ़ भी रहे हैं या नहीं। तो सारे लोग मेंटली प्रेजेंट हैं, बहुत तेजी से यस लिख करके आ रहा है, बहुत उत्साहित हैं आप लोग आज। बहुत उत्साहित लग रहे हैं आप लोग। इस प्रसन्नता का राज क्या है? तो देखिए क्या है कि मैं आपसे एक प्रश्न करने जा रहा हूं, बहुत सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। यदि हुमायूं दिल्ली और आगरा में ही बैठे रहना चाहे, यहीं पर रहना चाहे, इसी क्षेत्र पर शासन करना चाहे, जैसा एक समय सैयद लोगों ने किया था, बस वो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों पर ही कंट्रोल करके रखे, वो ना जाना चाहे राजस्थान, उसका मध्य प्रदेश जाने का मन ना हो, वो बिहार जाना ना चाहे, चाहे विद्रोह हो या ना हो, आप मुझे बता सकते हैं कि हुमायूं यदि दिल्ली और आगरा में रहा, तो दिल्ली आगरा में बैठे बैठे उसे इनमें से किस शक्ति से खतरा हो सकता है? राजस्थान की शक्ति से खतरा हो सकता है, या मध्य प्रदेश की शक्ति से, या बिहार की शक्ति से? इन तीनों प्लेस में से किस क्षेत्र के लोग दिल्ली पर अटैक कर सकते हैं या हुमायूं का अस्तित्व समाप्त करने का प्रयास कर सकते हैं? ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। आप कमेंट करके बताएं, हुमायूं को खतरा राजस्थान के शासक से सबसे ज्यादा होगा, या मध्य प्रदेश के शासक से, या बिहार के शासक से? सोच समझ कर कमेंट करना। अच्छा, कालिंदी जी लिख रही हैं, सर आपके क्लास में एनर्जी लेवल ऑटोमेटिक अच्छा इंक्रीज होता है, थैंक यू। बहुत दिन बाद मेरी क्लास हो रही है शिखा जी, हाँ बहुत दिनों बाद क्लास हो रही है। तो ज़्यादातर बच्चे लिख रहे हैं बिहार से, कुछ बच्चे लिख रहे हैं राजस्थान से। जो राजस्थान से लिख रहे हैं, उनको लग रहा होगा कि राजपूत कड़ी टक्कर देते थे दिल्ली के मुस्लिम शासकों को। इसलिए राजस्थान के शासकों से हुमायूं को अलर्ट होना चाहिए। बट मैं आपको एक बात बता दूं, आप समझ लीजिए, राजस्थान के शासक यदि चाहते कि पूरा भारत हमारा हो, तो यकीन मानिए पूरा भारत इनका होता। यदि ये चाहते, जैसा साम्राज्य भारत में मोहम्मद गोरी ने खड़ा किया, जैसा साम्राज्य भारत में बाबर ने खड़ा किया, यदि ये राजपूत शासक राजस्थान के सोचे होते, उद्देश्य बनाए होते कि हमको भारत में इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करना है, पूरा भारत कंट्रोल करना है, इस बात को जाने दो आप। सिर्फ उत्तर भारत अपने कंट्रोल में लेने का यदि राजस्थान के राजपूत शासकों ने सोचा होता, तो उत्तर भारत इन्हीं का होता, पूरे भारत पर ये कंट्रोल कर सकते थे। और एक बार राजपूत शासकों ने ऐसा उद्देश्य बनाया होता, तो यकीन मानिए पूरे भारतवर्ष में इनको टक्कर देने वाला और भारत से बाहर
कोई भी विदेशी शासक इनको टक्कर देने वाला होता ही नहीं, किसी में इतना दम नहीं था। आप लोगों को मैं समझा चुका हूं, उत्तर भारत आर्थिक रूप से समृद्ध होता था, यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था, पॉपुलेशन बहुत अच्छी थी। बगल में आप देखिए जहां पर रेगिस्तान था, लोगों के पास खाने भर का नहीं होता था, वहां से लोग अटैक कर करके भारत के इसी क्षेत्र पर कब्जा करना चाहते थे, जहां की जमीन बहुत अच्छी थी, खाने पीने के बहुत से साधन थे। ऐसा लोग प्रयास करते थे। बट राजस्थान के जो राजपूत शासक थे, इनकी पॉलिसी ये थी, यदि इनको कोई छेड़े तो ये उसको छोड़ेंगे नहीं, बट इनको कोई नहीं छेड़ता है तो ये भी किसी को नहीं छेड़ते थे। मतलब राजस्थान के छोटे से क्षेत्र में ही ये संतुष्ट थे। ये भारत का बहुत बड़ा दुर्भाग्य था। काश कि मोहम्मद गोरी जैसा व्यक्ति जो महत्वाकांक्षा पाल के भारत आया था, वैसी ही महत्वाकांक्षा किसी भारतीय राजपूत शासक ने पाली होती। काश बाबर जो करना चाहता था वही किसी राजपूत शासक ने किया होता। काश राणा सांगा ने दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को खातौलिक युद्ध में हराने के बाद दिल्ली पर कंट्रोल किया होता, यूपी पर कंट्रोल किया होता, बिहार पर कंट्रोल किया होता, तो राणा सांगा की ताकत, राणा सांगा की सेना कई गुना बढ़ चुकी होती। पर इतिहास में काश की कोई जगह नहीं होती, इफ बट लेकिन की कोई जगह नहीं होती। जो हो चुका वो हो गया, वो चेंज नहीं हो सकता। अब राजस्थान के शासकों से हुमायूं को कोई खतरा नहीं है, तब तक नहीं जब तक हुमायूं खुद राजस्थान में ना घुस जाए। मध्य प्रदेश के शासकों से भी कोई विशेष खतरा नहीं है, लेकिन बिहार एक महत्वाकांक्षी राज्य है, याद रखिएगा। जो बिहार है, यहाँ पर बहुत महत्वाकांक्षी लोग होते रहे हैं। आप जानते हैं पूरे देश का फर्स्ट नेशनल किंग कहाँ से था? चंद्रगुप्त मौर्य। वो बिहार से बैठ करके ही शासन करता था। यहाँ तक कि देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप जानते हैं कहाँ से थे? अशोक, अन्य बहुत सारे शक्तिशाली शासक, ये सब बिहार में ही बैठ के शासन किया करते थे। तो बिहार के लोग बड़े महत्वाकांक्षी थे। आज भी मुझे लगता है, अभी पूछ लिया जाए कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनना चाहेगा, सारे नेता हाथ उठाए। कौन बनना चाहता है? जो नेता बनना चाहे हाथ उठाए। मुझे लगता है लालू जी कहीं भी हो, अगर वो ये सेंटेंस सुन लेंगे तुरंत हाथ उठाएंगे, भाई मैं बनना चाहता हूँ। वो प्रयास कर भी चुके हैं। नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहते थे, आगे आना चाहते थे। बिहार क्षेत्र के शासक हुमायूं को यदि कहीं से खतरा है तो बिहार से हो सकता है। और इसी समय बिहार में एक व्यक्ति हुआ करता था जो हुमायूं को कड़ी टक्कर देने वाला है, हुमायूं को कड़ी टक्कर देने वाला है। और जिस व्यक्ति की बात करने जा रहा हूं मैं, उस व्यक्ति का नाम है शेरशाह सूरी। चलिए थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं शेरशाह सूरी की, मेंटली प्रेजेंट होकर सुनते रहिएगा। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद। लड़का महत्वाकांक्षी था, एक शासक के साथ रहता था। एक बार शासक गए जंगल में शिकार करने, शेरशाह सूरी भी साथ में गया, फरीद गया साथ में। जंगल में शेर ने राजा पर अटैक कर दिया, बहार खान लोहानी पर। शेर ने राजा पर अटैक किया, शासक पर। फरीद ने शेर पर अटैक किया। और आप जानते हैं जीता कौन? कौन जीता? कमेंट करके बताएं, शेर या फरीद? कौन जीता, शेर या फरीद? फरीद जीता। इसी के बाद फरीद का नाम पड़ गया शेर खान, वो शेर खान हो गया। आप सोचिए फरीद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? फरीद का कॉन्फिडेंस बढ़ता रहा। फरीद जो है थोड़े समय बाद सासाराम, बिहार में एक जगह है, वहां का जागीरदार बना। वो बिहार में सासाराम का जागीरदार था, बट महत्वाकांक्षी इतना था। मैं आपको बताऊं, जो शेर खान है उसका उद्देश्य था भारत से मुगलों को बाहर कर देना। वो एक अफगान शासक था और अफगानों को ही दिल्ली की सत्ता से हटा करके बाबर ने दिल्ली पर कंट्रोल किया था। शेरशाह सूरी कहता था मैं मुगलों को इस देश से निकाल दूंगा। और इतना होशियार व्यक्ति था, आपको याद होगा जब ये बाबर चंदेरी का युद्ध लड़ रहा था मेदिनी राय के खिलाफ, आप जानते हैं बाबर की सेना में सैनिक था शेरशाह सूरी। वो सिपाही था उस सेना में। और वो अपने दोस्तों से उस युद्ध के दौरान बोला था, एक बार आराम कर रहे थे कई मित्र साथ में, शेर खान भी था।
शेर खान ने कहा कि मैं भविष्य में मुगलों को इस देश से बाहर निकाल दूंगा। ये अलग बात है कि दोस्तों ने सोचा होगा इसके कि नशा करके आया है आज ये, मतलब सिपाही है सेना का और शासक को देश से निकालने की बात कर रहा है। ये अलग बात है कि शेर शाह सूरी गलत बात नहीं कर रहा था। आप तो जानते हैं सपने उसी के पूरे होते हैं जिसके सपनों में जान होती है, परों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। ऐसी लाइनें आपने सुनी होंगी। और वैसे भी आपने एक लाइन यह भी सुनी होगी कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे दिल से कुछ चाहे तो सारी कायनात उसका साथ देती है। अब खैर मेरा इस बात में कोई भरोसा नहीं है। मुझे लगता है यदि कोई सच्चे दिल से कुछ चाहे तो सारी कायनात उसके खिलाफ हो जाती है। अभी सोचो, आप दिल से सोच लो हमें सिलेक्ट होना है, उसके बाद देखना सर दर्द, बदन दर्द, घर से समस्या, रिलेशन से समस्या। बट कुछ लोगों के साथ ऐसा है कि यदि वो चाहते हैं तो सारी कायनात उनका साथ देती है। और उनमें से एक है शेरशाह सूरी। चंदेरी के युद्ध के समय बाबर का सिपाही था ये। अब आप सोच करके देखिए क्या करने गया है बाबर की सेना में। ये बाबर की सेना में क्या करने गया है? बाबर से सैलरी लेकर के पैसा इकट्ठा करके अपनी सेना बनाएगा क्या? नहीं। उसे पता है कि बाबर के जीतने का कारण बाबर की युद्ध नीति है, बाबर द्वारा तोप का प्रयोग है। यह बाबर की युद्ध कला जान जाएगा कि नहीं? ये बाबर का लड़ने का तरीका जान जाएगा कि नहीं? यह व्यक्ति बाबर की युद्ध नीति समझ चुका होगा और बाद में यह व्यक्ति बाबर की सेना से निकल करके भाग गया बिहार। वो बिहार चला गया। अब वहां से ये स्वप्न देख रहा है और उसे साकार करने का तरीका ढूंढ रहा है कि कैसे हम मुगलों को देश से बाहर निकाल दें। तो आप समझ सकते हैं कि हुमायूं को जो सबसे बड़ा चैलेंज मिलेगा वो बिहार के शासक से मिलेगा। यहां तक कि मैं आपको बताऊं, शेर शाह सूरी ऐसा व्यक्ति था, ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा। सारे लोग मेंटली प्रेजेंट हैं? एक बार कमेंट करें। सभी मेंटली प्रेजेंट हैं? जो लोग मेंटली प्रेजेंट हो यस लिखें। सभी ध्यान पूर्वक मेरी बातें सुन रहे हैं या नहीं? ठीक है, मेंटली प्रेजेंट हैं। तो शेर शाह सूरी नाम का व्यक्ति दिमागी भी बहुत था। क्या है कि यह व्यक्ति जिस जगह रहता था बिहार में, जिस शासक के साथ था, उस शासक की डेथ हो गई। शेर शाह सूरी गया उस शासक की पत्नी के पास। अब सांत्वना दिया होगा कि टेंशन मत लीजिए मैम, हो गया जो हो गया सो हो गया, है ना? जाने वाले को कौन रोक पाया है? आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ आपका केयर करूँगा। मतलब मैं गेस कर रहा हूँ, ऐसा कुछ बोला होगा। हो सकता है इससे भी बेहतर बोला हो, क्योंकि शेर शाह सूरी और जो शासक मरा था उसकी पत्नी ने कुछ दिन बाद शादी कर ली। तो आप समझ सकते हैं कि अब राज भी शेरशाह सूरी का, वहां के सैनिक भी शेरशाह सूरी के। सोच करके देखिए शेरशाह सूरी की ताकत बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? इमोशनली शादी नहीं कर रहा, उसका अपना उद्देश्य है, उसे पूरा करने के लिए शक्ति बढ़ा रहा है वो। थोड़े समय बाद एक एरिया था चुनार का, चुनार के शासक की भी डेथ हो गई। तो सांत्वना अच्छी दे लेता था शेरशाह सूरी, ये तो आप समझ गए होंगे। वहां भी पहुंच गया ये। उस शासक की पत्नी से भी बात किया और कुछ दिन बाद खबर आई कि उस विधवा और शेरशाह सूरी ने शादी कर ली। सोचो, वह राज्य भी उसका, वहां के सैनिक भी उसके। शेरशाह सूरी की सैन्य शक्ति बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? वो और शक्तिशाली हो गया। और जिस समय बिहार की भूमि से शेरशाह सूरी अपनी ताकत बढ़ा रहा था, यह व्यक्ति भारत में जन्मा हुआ है। ये किसी बाबर का बच्चा नहीं है, स्ट्रगल किया हुआ व्यक्ति है। और जमीन से जुड़े हुए लोग बड़े समझदार होते हैं। बाबर का बेटा था हुमायूं। हुमायूं जिंदगी में संघर्ष नहीं किया था और उतना तो नहीं जितना शेरशाह सूरी किया होगा। तो हुमायूं की सोच और समझ में शेरशाह सूरी की सोच और समझ में बहुत बड़ा अंतर होगा। आप मेरी बात को समझिए, समझने का प्रयास करिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस समय के कुछ नेताओं का नाम लेना चाहता हूं मैं, इस एग्जाम्पल को आप अच्छे से समझ जाते। लेकिन मेरी बातों से आपके दिमाग में कोई विवाद ना जन्म ले, कोई अन्यथा मेरी बात को ना ले जाए, इसलिए कोई एग्जाम्पल नहीं लूंगा। आप विद्वान हैं, समझ सकते हैं। एक व्यक्ति जमीन से उठ रहा है, दूसरा बाबर का बेटा है। एक साम्राज्य बनाएगा, दूसरे को साम्राज्य विरासत में मिला है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं ज्यादा योग्य कौन होगा? हुमायूं नाम का व्यक्ति जिसके सामने शेरशाह सूरी का बहुत बड़ा खतरा है। हुमायूं को अलर्ट होकर शेरशाह सूरी
कि जो समस्या आने वाली है उसे समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है, हुमायूं को समस्या समझ में आए तब ना। हुमायूं का जो फोकस है वो राजस्थान पर भी है, गुजरात पर भी है, मध्य प्रदेश पर भी है, बिहार पर भी है, उत्तर प्रदेश पर भी है। और आप देखिए इन सारे क्षेत्रों पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए हुमायूं ने क्या किया, मैं आपको समझाने चल रहा हूं, बहुत ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनते रहिएगा। इन सारे क्षेत्रों पर कंट्रोल करने के लिए हुमायूं ने क्या किया, जैसा कि मैंने कहा हुमायूं का शासनकाल है 1530 से 1540, फिर 1555 से 1556 ईस्वी। बीच में जो गैप है 15 साल का, उसमें शेरशाह सूरी उसके वंशज शासन करेंगे, मैं क्लियर करूंगा, परेशान मत होइएगा। बस आप ये समझिए हुमायूं को इंसान एक कामिल कहा जाता था, इसे किस्मत वाला भी कहते थे। हुमायूं का आक्रमण समझने का प्रयास करो आप। हुमायूं ने 1531 में अटैक किया कालिंजर उत्तर प्रदेश पर, तो दिल्ली के पास ही है। कालिंजर पर अटैक किया मतलब उत्तर प्रदेश के क्षेत्र पर अपना कंट्रोल बनाने का प्रयास कर रहा है। ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा, आपके डाउट थोड़ी देर बाद लूंगा मैं। ये कंट्रोल बनाने का प्रयास कर रहा है। 1532 की बात है, इसने अटैक किया दोहरिया पर। ये दोहरिया का युद्ध हुआ, यहाँ का शासक था महमूद लोदी। इसने महमूद लोदी को हराया, मतलब उत्तर प्रदेश के क्षेत्र पर कंट्रोल बना हुआ है हुमायूं का, बिहार के क्षेत्र पर भी कंट्रोल बना हुआ है। और 1532 एडी की ही बात है, इसी समय इसने अटैक किया था चुनार पर, जहां का शासक था शेर खान, जहां का शासक था। लेकिन शेर शाह सूरी ने दिमाग लगाकर हुमायूं से समझौता कर लिया कि भाई हम आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी करेंगे, आप हमसे समझौता कर लो, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते। अब सोच करके देखो, हुमायूं से ऐसी बात किया शेरशाह सूरी ने कि हुमायूं ने शेरशाह सूरी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हुमायूं चला गया। शेरशाह सूरी को अपनी शक्ति बढ़ाने का और अवसर मिल गया कि नहीं, और अवसर मिला कि नहीं। इधर क्या हुआ कि थोड़े समय बाद हुमायूं का अटैक है गुजरात पर, जहां का शासक हुआ करता था बहादुर शाह। हुमायूं का अटैक है गुजरात पर, जहां का शासक था बहादुर शाह। एक छोटी सी कहानी है, आपने सुनी होगी, थोड़ा ध्यान से समझिए। क्या है कि राणा सांगा जो मेवाड़ के शासक थे वो मर चुके थे, उनका बच्चा छोटा था। राणा सांगा की पत्नी रानी कर्णावती इस समय संकट में थी। उसी समय पर बिहार के एक, गुजरात के एक मुस्लिम शासक को लगा कि राणा सांगा नहीं है तो क्यों ना चल करके मेवाड़ पर कंट्रोल कर लें हम। उसने अटैक किया। रानी कर्णावती संकट में थी। रानी कर्णावती को पता था हुमायूं एक अच्छा इंसान है। रानी कर्णावती ने राखी भेजी राजस्थान से हुमायूं के पास कि आप हमारे भाई हैं, अब हमारी हेल्प करिए। हुमायूं सेना लेकर के निकला भी हेल्प करने के लिए, बट बहादुर शाह नाम के मुस्लिम शासक ने हुमायूं के पास मैसेज भिजवाया कि मैं काफिरों से युद्ध कर रहा हूं, गैर मुस्लिमों से, और एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम के खिलाफ काफिर की हेल्प करे, शरीयत के खिलाफ है, धर्म के खिलाफ है। बात सही थी, हुमायूं बात मान गया। इधर बहादुर शाह ने अटैक किया मेवाड़ पर, वहां बहुत सारी महिलाएं जौहर करके मर गईं, लाशों के ढेर लग गए। राजपूत बहुत बहादुरी से लड़े, और फिर जब बहादुर शाह ये युद्ध कर चुका, तब हुमायूं आगे बढ़ा, गया तो गुजरात तक, लेकिन राजस्थान में लाशों के ढेर देखता हुआ गया। ये घटना है 1536 की। लेकिन आप सोच करके देखिए, हुमायूं का फोकस है इस साइड, इंडिया के वेस्ट साइड। शेरशाह सूरी है इंडिया के ईस्ट की तरफ। ऐसे में शेरशाह सूरी ऐसे अवसर का लाभ उठाकर अपनी शक्ति और बढ़ा रहा होगा कि नहीं, वो अपनी शक्ति और बढ़ा रहा है। थोड़े समय बाद ही हुमायूं को जब इस बात का एहसास हुआ कि शेरशाह सूरी अपनी शक्ति बढ़ा रहा है, तो ऐसे में फिर से हुमायूं ने अटैक किया 1538 एडी में चुनार पर इस बार भी दिमाग लगाकर शेरशाह सूरी युद्ध टाल गया। अब उसने अपनी सैन्य शक्ति और बढ़ा ली। बट जब शेरशाह सूरी लड़ने के मूड में आया, जब उसने अपनी शक्ति बढ़ा ली थी, ऐसे समय में क्या हुआ, 26 जून 1539 ईस्वी की बात है,
चौसा के मैदान में एक युद्ध हुआ शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। ये चौसा बिहार में है। मैं आपसे बता रहा हूं, जून के महीने में, वो भी 26 जून को, यानी जून लास्ट में, हुमायूं को बिहार नहीं जाना चाहिए था। आप बताएं क्यों? आप कमेंट करके बताएं। 26 जून को, जून महीने के लास्ट में, हुमायूं को बिहार नहीं जाना चाहिए था। क्यों? हाँ प्रिया जी, चौसा का ही युद्ध है। मैं जो प्रश्न कर रहा हूं उसका उत्तर दीजिए आप। क्यों नहीं जाना चाहिए था? बिल्कुल अनुज जी, बाढ़ का महीना है, ये बाढ़ का समय है। इस समय यहाँ पर बारिश होती है, बाढ़ आती है। अब आप सोच करके देखिए कि बिहार में जाना कितनी बड़ी भूल है जून के महीने में। पर हुमायूं को तो पता ही नहीं था इस बात का। इसीलिए सारे बच्चों को हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सब पता होना चाहिए। अब हुमायूं ने यदि पढ़ा होता कि मानसून किस महीने में आता है, कहाँ कैसे आता है, उसको दुनिया की ज्योग्राफी का ज्ञान होता, तो ये गलती नहीं करता। रही बात बिहार की, तो बिहार का लोकल शासक है शेर शाह सूरी। उसको तो पता है ना कब बाढ़ आएगी कब नहीं। चौसा के मैदान में निचले एरिया पर हुमायूं अपनी सेना लेकर के वहीं टिका हुआ था। इंतजार कर रहा था शेर शाह सूरी आए, शेर शाह सूरी आए, और शेर शाह सूरी इंतजार कर रहा था पानी आए, पानी आए, और पानी पहले आ गया। ऐसी बारिश हुई कि हुमायूं की सेना बाढ़ में फंस गई। भोजन की समस्या हो गई। गैस सिलेंडर नहीं था, कहीं भी लाइटर मारते भोजन पका लेते ये लोग। लकड़ी की आवश्यकता पड़ती थी। भोजन की प्रॉब्लम, बारूद और तोप लेकर के ये लोग लड़ने गए हैं। पानी बरसेगा तो समझ सकते हैं बारूद खराब, तोपों का प्रयोग भी नहीं हो सकता। और इसी अवसर पर शेर शाह सूरी ने अपनी सेना लेकर धावा बोला हुमायूं पर। हुमायूं की सेना भाग खड़ी हुई। हुमायूं की सेना भाग खड़ी हुई। हुमायूं भी भाग खड़ा हुआ। हुमायूं भाग रहा था। बट देखो, ये अफगानिस्तान नहीं था, ये रेगिस्तान नहीं था, ये बिहार था। हुमायूं भाग रहा था, सामने नदी पड़ गई। हुमायूं घोड़े के साथ नदी में जंप मार गया। दुर्भाग्य की बात, ना घोड़े को तैरना आता था ना हुमायूं को। अब आप समझ सकते हैं क्या होगा। दोनों डूबने लग गए। ये तो वहीं पर एक भिश्ती यानी कि तैराक था, इसने हुमायूं की जान बचा ली। आपने मूवी देखी होगी नायक, एक दिन का सीएम अनिल कपूर। ऐसे ही हुमायूं ने इस एहसान के बदले भिश्ती को बाद में एक दिन के लिए दिल्ली का बादशाह बनाया था। एक दिन का दिल्ली का बादशाह भिश्ती। और इस भिश्ती ने एक दिन में ही दिल्ली में चमड़े का सिक्का जारी किया था, लेदर कॉइन्स। इसको लगा गरीबों का भला होगा। जब चमड़े का सिक्का होगा, कोई सोना चांदी तो है नहीं कि गरीबों के टच में नहीं होगा, गरीबों के पास नहीं होगा। ये तो चमड़ा है, सबके पास होगा। बट इसे पता नहीं था कि एक बार टोकन करेंसी ला करके मोहम्मद बिन तुगलक पागल घोषित हो चुका था। तो चमड़े की करेंसी क्या काम करती। बट यहाँ पर क्या है कि भिश्ती ने एक दिन का चमड़े का सिक्का जारी किया था। आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तो क्या हुआ कि हुमायूं इस युद्ध में हार गया। अब हुमायूं ने क्या किया, अपनी पूरी शक्ति के साथ 17 मई 1540 ईस्वी की बात है, एक और युद्ध लड़ लिया उत्तर प्रदेश में, कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध। और इस कन्नौज अथवा बिलग्राम के युद्ध में एक बार फिर से हुमायूं को शेर शाह सूरी ने हरा दिया। और इस बार शेर शाह सूरी यूपी से लेकर के दिल्ली तक का शासक बन गया। आज के बाद हुमायूं को इसने हुमायूं के क्षेत्र से भागने पर विवश कर दिया। इसी के बाद हुमायूं कई साल तक भारत से निर्वासित रहेगा। भारत में शेर शाह सूरी के साम्राज्य में घुसने से भी डरेगा। हुमायूं की हालत ऐसी थी कि कोई उसको शरण देने को तैयार नहीं था। हुमायूं के अपने भाई तक उसके काम नहीं आए। हुमायूं भागते भागते थक गया। मैं आपको बताऊं, 1540 ईस्वी में हुमायूं हारा था। 1541 ईस्वी की बात है। एक मुस्लिम धर्म गुरु हुआ करते थे, मीर अली अकबर। उन्हीं के यहां जाकर के हुमायूं आराम कर रहा था। भाई, अब शासक रहा नहीं तो टाइम बहुत था उसके पास, समय बहुत था उसके पास, तो वहीं टाइम पास कर रहा था।
संयोग से मीर अली अकबर की बेटी हुआ करती थी हमीदा बानो बेगम। ऐसा लगता है इनके पास भी पर्याप्त समय था और दोनों लोगों ने समय का सदुपयोग करते हुए शादी कर ली। और मैं आपको बता दूं, यह शादी इतनी लाभप्रद हुई हुमायूं के लिए कि आने वाले समय में इसी शादी से 1541 ईस्वी में शादी हुई है। 1542 ईस्वी में जन्मा था एक होनहार बच्चा, जिसे भारत में आने वाले समय में महान कहा जाएगा। आप समझ चुके होंगे मैं बात कर रहा हूं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की। तो चलो कम से कम इस विपदा की स्थिति में आ, अभी आप लोगों के डाउट लूंगा बेटा। भाई कमेंट मैं नहीं देख पा रहा, कमेंट नहीं देख पा रहा। तो अभी मेरा लेक्चर सुनिए, आपको बहुत कुछ समझाना है, एक बार समझ जाइए, फिर कहीं डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है कि अब हुआ ये कि हुमायूं को इसी शादी से अकबर नाम का बेटा हुआ था। अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। और मैं आपको बता दूं कंडीशन ऐसी थी कि हुमायूं अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को लेकर भटक रहा था जगह जगह, लोगों से सहयोग मांग रहा था। लोग इसको सहयोग देने तक को तैयार नहीं थे, क्योंकि शेर शाह सूरी कह चुका था कि जो हुमायूं को शरण देगा उसकी मौत तय है। ऐसी स्थिति में हुमायूं को कौन शरण देता? और जब हुमायूं का परिवार हुमायूं का नहीं हुआ, हुमायूं के भाई हुमायूं के नहीं हुए, तब भारत के एक हिंदू शासक ने दयालुता दिखाते हुए राजा वीर साल सिंह, जो अमरकोट के राजा थे, ये क्षेत्र पाकिस्तान में पड़ता, इन्होंने अपने घर पर शरण दी हुमायूं को और इन्हीं के राज्य में जन्मा था अकबर। मैं आपको बता दूं इतना छोटा राज्य था ये कि शेर शाह सूरी फूंक भी मारता ना तो राज्य जुड़ जाता। ये इतना शक्तिशाली बन चुका था शेर शाह सूरी। बट वीर साल सिंह डरे नहीं। हुमायूं की स्थिति, हुमायूं की पत्नी की स्थिति देखते हुए शरण दी। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं मैं। इस तरह से क्या हुआ कि हुमायूं 15 साल तक भटकता रहा, लोगों से सहयोग मांगता रहा। कंडीशन तो इतनी खराब हो गई थी हुमायूं की, कंडीशन तो इतनी खराब हो गई थी हुमायूं की कि एक समय हुमायूं कहीं गया हुआ था, हुमायूं के भाई ने अकबर को किडनैप कर लिया। अभी कुछ वर्ष का बच्चा था अकबर, बहुत छोटा बच्चा था। हुमायूं गया बच्चा लेने के लिए अटैक करने, तोप से गोले चल रहे थे। हुमायूं ने देखा किले पर एक बच्चा उल्टा लटकाया गया है। हुमायूं को लगा कहीं अपना वाला तो नहीं है। पास में जाकर हुमायूं ने ध्यान से देखा, सच में इसका अपना बच्चा था। अकबर को लटकाया था लोगों ने। ये तो कहीं एक गोला भी उधर गया नहीं, वरना अकबर का चैप्टर वहीं क्लोज हो जाता। किसी तरीके से हुमायूं ने अपने बेटे की जान बचाई। ऐसा ही संघर्ष कर रहा था हुमायूं। ऐसे में क्या हुआ, फारस के शासक हुआ करते थे, उन्होंने हुमायूं के सामने एक प्रस्ताव रखा ईरान साइड के। देखो इस्लाम धर्म में दो लोग होते हैं, मैं आपको समझा चुका हूं, शिया और सुन्नी। तो जो शिया थे वो कम कट्टर थे, सुन्नी ज्यादा कट्टर थे। ईरान का शासक चाहता था कि हुमायूं जो सुन्नी था वो शिया हो जाए, भारत में शिया धर्म का प्रचार करे। शिया सुन्नी में थोड़ी टक्कर होती रहती है, अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं, कंपटीशन होता है। तो हुमायूं से कहा फारस के शासक ने कि आप शिया धर्म का प्रचार करो भारत में, हमारी सेना ले लो, जा करके अपना साम्राज्य वापस प्राप्त करो। हुमायूं ने सेना ली, अटैक किया, काबुल और कंधार यानी अफगानिस्तान क्षेत्र, उस क्षेत्र पर हुमायूं का ही एक भाई शासन करता था कामरान। हुमायूं ने कामरान को हराया, पर जान से नहीं मारा, दयालु इंसान था, इसने सिर्फ कामरान की आंखें निकलवा ली दोनों, फिर जीवित छोड़ दिया। पहले हुमायूं को अपने ही भाइयों से लड़ना पड़ा। ऐसे में क्या हुआ, इस बीच जब हुमायूं वापस आया था तो इस बीच 15 साल का वक्त गुजर चुका था और 15 साल बाद इसको शेर शाह सूरी के वंशजों से लड़ना पड़ा। अभी मैं क्लियर कर दूंगा किससे किससे लड़ना पड़ा, या आपको चलिए मैं बता देता हूं। इस 15 साल में जब हुमायूं देश से बाहर था या भाग रहा था, खुद को शक्तिशाली बनाने का प्रयास कर रहा था, इन 15 सालों में शेर शाह सूरी उसके वंशजों ने क्या किया, क्योंकि उन्होंने तो दिल्ली प्राप्त किया था ना, तो उन्होंने क्या किया, चलिए मैं आपको समझाता हूं। एक बार क्लियर कर दें, मेंटली प्रेजेंट हैं सभी? क्या मानसिक रूप से उपस्थित हैं आप सब? यदि आप सब मानसिक रूप से उपस्थित हों तो एक बार क्लियर कर दें।
फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सभी लोग मानसिक रूप से उपस्थित हैं। इतिहास समझने में किसी को कोई समस्या तो नहीं आ रही। जो लोग ध्यान से फर्स्ट लेक्चर से मेरे क्लास में हैं, वही बताएँगे कन्फ्यूजन। जो लोग मेरा लेक्चर बीच-बीच में देखते हैं, उनको तो इतिहास समझ में नहीं आएगा। तो वहाँ मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, आपके डाउट मैं ऐसे नहीं क्लियर कर सकता। फिर आप से यही कहूँगा कि फर्स्ट लेक्चर से आप मेरी क्लास को देखें। बता दें ज़रा-सा किसी को कोई समस्या, मज़ा आ रहा है सर, जैसे लग रहा है स्टोरी चल रही है। आइए विक्रांत सिंह जी। एन्जॉय करके पढ़ना बेटा, बट सीरियसली जो कुछ पढ़ाता हूँ सब याद होना चाहिए। यस सर, आपका क्लास मिस नहीं करते हैं। विलियम पटेल जी लिख रहे हैं, थैंक यू। संजना जी लिख रही हैं, कोई समस्या नहीं है सर। करिश्मा पटेल, नो सर। प्रिया वर्मा, नो सर। और किसी को कोई समस्या? ठीक है, समझ में आना चाहिए किसी भी प्रकार से, समझ में आना चाहिए। सो एक्साइटेड क्लास, सौम्या गुप्ता जी लिख रही हैं, धन्यवाद। तो यहाँ पर क्या है, शब्द नहीं है सर, आपकी क्लास दिमाग में बैठ जाती है। अनुज सिंह जी लिख रहे हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत ध्यानपूर्वक लेक्चर को सुन रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपके ध्यान सुनने से ही आप लोग जितना अच्छा तैयार करेंगे हिस्ट्री, उतना ही हम लोगों की मेहनत सार्थक होगी, मेरी मेहनत सार्थक होगी। तो यहाँ पर क्या है सर, आपका क्लास मिस करने का कभी मन नहीं करता। रितु पांडे जी लिख रही हैं, थैंक यू, यू आर ग्रेटफुल। आईएएस पवन मौर्य जी लिख रहे हैं, थैंक यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, शेरशाह सूरी जो है, इसने सूरवंश की स्थापना की थी। ये वही समय है सूरवंश स्थापित होने का जब कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध हुआ था और हुमायूं ने शेरशाह सूरी से हार पाई थी। तो अब मुगल वंश पढ़ रहे थे हम लोग, पर बीच में अचानक से टपक पड़ा सूर्यवंश। तो थोड़े समय तक इनको झेल लीजिए, फिर मुगल वंश कंटिन्यू करेंगे हम लोग। यहाँ पर क्या है कि इस वंश का संस्थापक हुआ करता था शेरशाह सूरी। 1540 से लेकर के 1545 ईस्वी है ये, 1545 एडी, ये शेरशाह सूरी का समय है। शेरशाह सूरी का समय है, 5 वर्ष तक इसने शासन किया। आप जानते हैं इसका टाइटल हुआ करता था शेर खान। ध्यान से सुनना, एक-एक पॉइंट पर कई बार प्रश्न बने हैं, अलग-अलग स्टेट पीसीएस के एग्जाम में, आईएएस के एग्जाम में। इसके बचपन का नाम था फरीद, वास्तविक नाम जो अभी है शेरशाह है। इसका और टाइटल हुआ करता था हजरत ए आला अथवा सुल्तान ए आदिल। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि मुगल काल के दौरान किस शासक ने खुद को सुल्तान कहा? खुद को सुल्तान कहा। इसने सुल्तान का टाइटल लिया था। आपको याद होगा सल्तनत काल के शासक खुद को सुल्तान कहा करते थे। तो यहाँ पर क्या है कि ऐसे में ये सुल्तान आदिल ये खुद को कहा करता था, ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर मोहम्मद रफ़ी जी लिख रहे हैं, आदरणीय सर, मैं आपकी क्लास पहली बार ले रहा हूँ, स्वागत है आपका। बट स्टार्टिंग से मेरे लेक्चर सुनना आप, तभी इतिहास समझ में आएगा। 1530 में थोन एज हजरत आला, अच्छा। तो यहाँ पर क्या है, ऐसे में यह व्यक्ति खुद को सुल्तान कहता था। शेरशाह सूरी बहार खान लोहानी की सेना में था, जैसा कि मैंने आपको बताया। जब शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर कंट्रोल किया, तो अब शेरशाह सूरी के सामने भी वही चुनौती है जो हुमायूं के सामने थी, क्योंकि यह व्यक्ति नया नया अभी दिल्ली की गद्दी पर बैठा है, नया नया दिल्ली की गद्दी पर बैठा है। तो आप समझ सकते हैं चैलेंज तो इसके सामने भी है, राजस्थान के शासकों के विद्रोह का, मध्य प्रदेश के शासकों के विद्रोह का, इधर उत्तर प्रदेश से लेकर के बंगाल के शासकों के विद्रोह का। अब बड़ी समस्या ये है, बाबर ने उत्तर भारत जीता पर कंट्रोल स्थापित नहीं कर पाया। हुमायूं उत्तर भारत पर कंट्रोल स्थापित नहीं कर पा रहा था। शेरशाह सूरी का सबसे बड़ा चैलेंज है उत्तर भारत पर कंट्रोल स्थापित करे और कंट्रोल बना रहे, शासन में अस्थायित्व हो। इसके लिए कुछ प्रशासनिक कार्य भी करने पड़ेंगे। कब तक तलवार लेकर के आप दौड़ दौड़ के युद्ध करते रहोगे? शांति से बैठना भी तो चाहोगे। जो बाबर नहीं कर पाया, जो हुमायूं नहीं कर पाया, अब वो जिम्मेदारी है शेरशाह सूरी के पास। और याद रखना, शेरशाह सूरी योद्धा भी अच्छा था
और प्रशासक भी। अब वो क्या करेगा ये आप समझो। ये उत्तर भारत के जो क्षेत्र विद्रोह कर रहे थे उन पर भी कंट्रोल करेगा, साथ ही साथ उत्तर भारत में ऐसा प्रशासन लाना चाहेगा जिससे साम्राज्य में स्थायित्व बना रहे। अब आप देखिए शेर शाह सूरी अपने उद्देश्यों की प्राप्ति किस तरह करेगा, इस बात को समझने का प्रयास करें। शेर शाह सूरी पर आते हैं। आज मैं भी आप लोगों को कई दिन बाद पढ़ा रहा हूं, तो क्योंकि आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते हम लोग भी आप लोगों से जुड़ जाते, तो थोड़ा सा इमोशनल टच हो जाता है, क्योंकि कई दिन बाद आपके सामने आया हूं मैं। तो आप लोगों के सामने आने का उत्साह थोड़ा मुझ में भी दिख रहा होगा। नॉर्मली इतना एनर्जेटिक, वैसे एनर्जेटिक होके ही पढ़ाता हूं मैं, बट आज मैं भी कुछ ज़्यादा ही लग रहा हूँगा। तो ऐसा होता है टीचर और कॉम्पिटिटर यदि दोनों एक दूसरे को समझने लग जाएं, तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए पढ़ना और सफल होना और हमारे लिए आपका मार्गदर्शन करना बहुत आसान कार्य हो जाता है। यहाँ पर क्या है कि शेर शाह सूरी अपने उद्देश्यों की प्राप्ति किस प्रकार करेगा, ये आप लोग ध्यानपूर्वक सुनते जाइए, ध्यानपूर्वक सुनते जाइए। आप लोगों के सामने ये लेक्चर होता है यूट्यूब पर, क्योंकि ये फ्री है। जो नोट ना कर पाए साथ साथ वो एक बार समझ लें। दोबारा क्या करेंगे, वीडियो चलाकर चाहे आप स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे या नोट कर लेंगे, आपको ये करना है। मैं तो कहूँगा जब मैं समझाऊं तो सिर्फ समझिए, क्योंकि जो मैं समझा दूंगा वो ना तो किसी किताब में मिलने वाला है ना किसी क्लास नोट्स में। जो मैं समझा रहा हूँ वो समझना आवश्यक भी है और कहीं मिलने वाला भी नहीं है। तो पहले ध्यान से मेरा लेक्चर सुनो और उसको समझो। आप चाहे साथ में नोट कर पाओ तो साथ में नोट कर लो, बाद में नोट कर पाओ तो बाद में नोट कर लो। यदि आप ये चाहते हो कि मैं बहुत स्लो बोलूं जिससे आप साथ में नोट कर सको, तो फिर मैं आपको उतनी अच्छी तरह से बात को नहीं समझा पाऊंगा जैसे समझा रहा हूं। इसलिए मैं चाहता हूं जब मैं समझाऊं तो सिर्फ समझो, समझना बहुत जरूरी है। इतिहास रटने से बात नहीं बनेगी। अब वो दौर गुजर गया जब रट्टू तोता बने लोग सिलेक्शन ले लेते थे। अब तो आपकी समझ चेक करने के लिए कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन होते हैं। तो आप समझे यहाँ पर मैं जो कुछ समझाने चल रहा हूँ। तो शेर शाह सूरी जो है, आप इसके आक्रमण देखिए। 1541 ईस्वी में इस व्यक्ति ने बंगाल पर आक्रमण किया, मतलब बंगाल पर कंट्रोल स्थापित करेगा। 1542 ईस्वी में इस व्यक्ति ने मालवा पर आक्रमण किया, यानी मध्य प्रदेश पर कंट्रोल स्थापित करेगा। 1543 ईस्वी में इस व्यक्ति ने रायसीन पर आक्रमण किया, मध्य प्रदेश साइड, इस पर कंट्रोल स्थापित करेगा। यहाँ के शासक हुआ करते थे पूरनमल, पर शेर शाह सूरी ठीक है कि बहादुर है, ठीक है कि प्रशासन अच्छा कर रहा है, इसका प्रशासन भी अच्छा है। जैसे देखिए इसके प्रशासनिक कार्यों की यदि मैं बात करूं, वैसे अभी मैं आपको समझा दूंगा प्रशासनिक कार्य क्या है। इसने बहुत अच्छा प्रशासन किया था। 5 साल के अपने कार्यकाल के लिए यह व्यक्ति भारत में मशहूर है, भारत के इतिहास में मशहूर है। पर एक समस्या है इसके साथ, धोखा देने में माहिर था। रायसीन पर इस व्यक्ति ने अटैक किया। उस समय ऐसा सिस्टम हुआ करता था जैसे एक राजा के राज्य पर आक्रमण हुआ। राजा को पता है कि सामने वाला शक्तिशाली है। राजा अपने किले का गेट बंद करके अपने महत्वपूर्ण लोगों को किले के अंदर लेकर के राशन पानी की व्यवस्था करके वहीं सेट रहता था। अपना भोज भंडारा चलता रहता, भजन कीर्तन चलता रहता, नृत्य संगीत चलता रहता और किले के अंदर से लोग इंतजार करते कि बाहर जो शासक है वो कब तक टिका रहेगा, आज नहीं तो कल जाएगा, क्योंकि किला टूटता नहीं था नॉर्मली। अब जो किले पर अटैक करने आता था वो भी राशन ले करके आता था। भाई उसको भी तो अपने सैनिकों को भोजन कराना है, तो वो लोग भी किले के बाहर बैठ करके भंडारा करते रहते थे, इंतजार करते कि कब किले का गेट खुलेगा। भाई आज नहीं कल किसी न किसी को मोबाइल वगैरह रिचार्ज करवाने ही सही किले के बाहर निकलना पड़ेगा कि नहीं। किसी न किसी कार्य से तो किले के बाहर आओगे, और जिस दिन किले का गेट खुला हम आपको बताते हैं। अब यदि किले के बाहर जो सेना है उसका भोजन पहले समाप्त होने लगा तो वो वहां से सेना लेके चला जाएगा, खतरा टल गया। यदि किले के अंदर के लोगों का भोजन पहले समाप्त होने लगा, भले इसमें 2 4 6 महीने लग जाते थे, तब मजबूरी थी कि लड़ो, और किले का गेट खोल करके लड़ना पड़ता था। रायसीन के शासक
का भोजन समाप्त होने लगा किले के अंदर का। इसने कहा बात करो शेरशाह सूरी से, कोई समझौता हो जाए तो अच्छा है। शेरशाह सूरी से गए पूरनमल के लोग बात करने। शेरशाह सूरी ने कहा समझौता कर लेता हूं, मैं यहां से चला जाऊंगा। बस एक छोटी सी इच्छा है मेरी, शासक से मिला दो, बस मुलाकात थोड़ी देर के लिए। भारत के लोग बार बार धोखा खाने के बाद भी सबक नहीं सीखते थे। एक बार तो मुलाकात के लिए सोचना पड़ा पूरनमल को भी, लेकिन शेरशाह सूरी ने विश्वास दिलाया कि धोखा नहीं दूंगा। मेरे 2 बेटे सामने खड़े हैं, दोनों के सर पे हाथ रख के कसम खाता हूं धोखा नहीं दूंगा। पूरनमल ने विश्वास किया, किले का गेट खोल करके बाहर आया। शेरशाह सूरी ने शासक को मारा, किले के अंदर घुस करके महिलाओं बच्चों को मारा। महिलाओं को जौहर करने तक का टाइम नहीं दिया, इसने धोखा दिया। इसका एक बेटा इतना इमोशनल हो गया कि इसने सुसाइड करके जान दे दी। उसका मानना था कि जब धोखा ही देना था तो मेरे सर पे हाथ रख के क्यों कसम खाया। वो बेचारा इमोशनल हो गया, उसने आत्महत्या कर ली। उसने आत्महत्या करके जान दे दी। पर यह व्यक्ति नहीं सुधरा। 1545-44 ईस्वी की बात है। इसने राजस्थान के मारवाड़ पर आक्रमण किया। यहाँ के शासक हुआ करते थे मालदेव सिंह, बहुत ताकतवर शासक थे। अब मारवाड़ की सेना सामने है और इधर सामने है शेरशाह सूरी की सेना। शेरशाह सूरी को पता था कि मारवाड़ का शासक बहुत शक्तिशाली है, राजस्थान के राजपूतों से टक्कर है इस बार। शेरशाह सूरी को पता था कि ताकत के बल पर नहीं जीत पाएंगे हम, भले ही बहुत विशाल सेना है इसकी, सामने मुट्ठी भर राजपूतों की सेना। फिर इसने धोखा देने का प्लान बनाया। ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनते रहिएगा। इसने कुछ लेटर लिखवाए स्वयं। लेटर की भाषा ऐसी थी कि जैसे मालदेव सिंह के अधिकारियों ने शेरशाह सूरी को लेटर लिखा, वो मालदेव सिंह को धोखा देना चाहते हैं। और वही लेटर गुप्तचरों से शेरशाह सूरी ने मालदेव सिंह के कैंप के पास भिजवा दिया। लेटर मिला मालदेव सिंह को। मालदेव सिंह का कॉन्फिडेंस डाउन हो गया कि लगता है हमारे ही सेना में गद्दार छिपे हैं। भाई देखो, जब अपने लोगों पर भरोसा हो युद्ध तभी लड़ा जाता है, नहीं पता चला कि सामने आप लड़ रहे हो, पीछे से कोई कटप्पा बनकर आपका काम कर दे, तो कैसे विश्वास के साथ लड़ोगे आप विचार करके देखें। एग्जाम्पल ही है, अन्यथा मत लीजिएगा। अभी मान के चलो पाकिस्तान के किंग इमरान खान, भारत के किंग मोदी जी, दोनों सेना लेकर कारगिल में आमने सामने आ जाएं। कल युद्ध होने वाला है। आज रात में सीबीआई वाले एक लेटर लाकर मोदी जी को दें और उसमें लिखा हो कि आदरणीय इमरान खान महोदय, कल के युद्ध में मैं आपके साथ हूं, मैं मोदी जी को पकड़ करके आपके हवाले कर दूंगा। नीचे नाम लिखा हो, मेरा नाम अमित शाह। आप सोच करके देखें, मोदी जी का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा कि नहीं? मोदी जी का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा कि नहीं? तो कुछ ऐसा हुआ मालदेव सिंह के साथ। उसके अपने ही सेनापतियों का पेपर मिला, लेटर मिला उसे, जो शेरशाह सूरी का साथ देने वाले थे। यद्यपि ये एक योजना थी, बट मालदेव सिंह ने कहा भाई अब हम युद्ध नहीं करेंगे, हमें अपनों पर भरोसा नहीं है। राजपूत सिपाहियों ने कहा कि देखो ऐसा है, अधिकार सेनापतियों ने कहा कोई गद्दारी नहीं करेगा सर, हम साथ हैं, लड़िए आप। मालदेव सिंह पीछे हट गया। यहीं पर 2 सेनापति हुआ करते थे बच्चों, जयंता और कुंभा। 2 सेनापति हैं, दोनों के नाम का लेटर था। दोनों ने कहा कलंक के साथ नहीं मर सकते, मरेंगे तो शान के साथ। मुट्ठी भर सैनिक लेकर के ये दोनों शेरशाह सूरी की सेना से टकरा गए। ये ऐसा ही है जैसे 1 लाख सेना से 5000 की सेना लड़ जाए। और यकीन मानिए, इन 5000 राजपूतों ने शेरशाह सूरी की सेना की ऐसी पिटाई की कि फाइनली शेरशाह सूरी को लग रहा था हम तो हार गए अब। और मैं क्या एक्सप्लेन करूं, शेरशाह सूरी की भाषा में बता रहा हूं। शेरशाह सूरी ने कहा था, मुट्ठी भर बाजरे के लिए उत्तर प्रदेश के बच्चों, बाजरा जानते हैं आप,
मुट्ठी भर बाजरे के लिए आज मैं भारत का साम्राज्य खो चुका होता। याद रखना, लाइन पूछी जाती है ये। किस युद्ध में बोला था शेरशाह सूरी ने? मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं भारत का साम्राज्य खो चुका होता। इसको लगा कि 5000 राजपूतों ने हमको हराने की कंडीशन तक पहुंचाया। मालदेव सिंह होते तो क्या होता? इसीलिए मैंने कहा था, राजस्थान के राजपूत ऐसा लड़ते थे कि दुनिया से बड़ी सेना पीछे हटने को मजबूर हो जाती। इसीलिए मैंने कहा था कि संजय लीला बंसाली पद्मावत मूवी अच्छी बना नहीं पाए। काश किसी साउथ के डायरेक्टर ने मूवी बनाई होती तो आप देख पाते कि बाहुबली की तरह ही लड़ा करते थे राजपूत। कहने का आशय ये है कि अब हाँ बिल्कुल, मुट्ठी भर बाजरे के लिए। अब क्या हुआ कि अब क्या हुआ कि ऐसे में शेरशाह सूरी मारवाड़ पर भी विजय हासिल किया। बस लगता है ये भी समझ नहीं पाया। इसे पता नहीं था कि भारत के लोग जब किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे तो बद्दुआ देते थे और बड़ा असर होता था बद्दुआओं में। शेरशाह सूरी भी बद्दुआएं पा रहा होगा कि नहीं? शेरशाह सूरी भी बद्दुआएं पा रहा होगा कि नहीं? और बद्दुआओं का असर आपको दिखा रहा हूं। 1545 ईस्वी में कालिंजर पर गए ये अटैक करने, वही कालिंजर जहां हुमायूं भी अटैक किया था। किला बहुत स्ट्रांग था कालिंजर का। और वैसे भी उत्तर प्रदेश के लोग बहादुरी के मामले में आप तो जानते हैं किसी से कम तो थे नहीं। मुट्ठी भर लोग बड़ी सी बड़ी सेना को पिछाड़ देते थे। चुनारगढ़ का एरिया भी अभी उत्तर प्रदेश में ही पड़ेगा। चुनारगढ़ का किला, कालिंजर पर अटैक किया शेरशाह सूरी ने। इस बार कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में था। इसने कहा इतना गोला मारो कि किला टूट जाए। डायरेक्ट गोला किले के अंदर मारो। ऐसे नीचे से गोला नहीं जाता तो कुछ प्रबंध करके तोप को ऊंचाई पर चढ़ाकर फिर गोला मारो। किले के अंदर गोला फटे। गोले पर गोले चल रहे थे। एक गोला गया, किले से टकराया, टकरा के वापस आया, जहां शेरशाह सूरी खड़ा था वहीं फट गया। और वहीं और भी गोले थे, सब फट गए। तो शेरशाह सूरी का क्या होगा आप तो समझ सकते हैं। जल गया, पूरी तरीके से जल गया। पर इतना जिद्दी इंसान, इसने कहा जब तक ये किला नहीं जीता जाएगा मैं नहीं मरूंगा। और यह व्यक्ति वहीं पड़ा हुआ था। सिपाहियों ने जान लगा दी, किला जीता गया। तब कुछ लोगों ने आकर इसके कान में कहा होगा कि सर काम हो गया है, अब आप चाहो तो जा सकते हो। तब ये गया है, तब इसने अपना प्राण त्यागा। 5 साल में ही आप देखिए इस व्यक्ति ने रेस्ट लगता है किया ही नहीं, युद्ध पर युद्ध करता रहा। और उत्तर भारत के जो शासक इसके खिलाफ थे सब पर कंट्रोल स्थापित किया शेरशाह सूरी ने। उक्का नामक आग्नेयास्त्र से, बिल्कुल प्रिया वर्मा जी, उक्का नामक आग्नेयास्त्र था ये, जिससे शेरशाह सूरी की डेथ हो गई थी। काफी जानकार हैं वैसे आप लोग। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि ऐसे में शेरशाह सूरी की मौत हो गई। हाँ, एक बात आपको और बताऊं मैं, शेरशाह सूरी ने अपना मकबरा स्वयं बनवाया था। नॉर्मली मकबरा मरने के बाद बनता है, इसने सासाराम में अपना मकबरा स्वयं बनवाया था। मकबरा एकदम वेल मेंटेन था, फेंसिंग वगैरह वहां पर हो चुकी थी, सब कंप्लीट किया था इसने। बस खाली जगह बीच में छोड़ के बोल दिया था कि जब मैं मरूं तो यहाँ लाके सेट कर देना, इतना काम बचा था बस। तो मरने के बाद ले जा करके लोगों ने इसको सासाराम में सेट कर दिया। और प्रेजेंट टाइम में ये सासाराम का मकबरा है, बहुत अच्छा है, लोग वहाँ उसे देखने जाते होंगे। मैं नहीं गया हूँ, बट ये जानता हूँ कि अच्छा है। इस मकबरे के बारे में कई विद्वानों के अलग अलग विचार हैं, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर क्या है कि ऐसे में शेरशाह सूरी ने साम्राज्य पर कंट्रोल कर लिया, ये तो आप समझ गए होंगे। पर कंट्रोल करने के लिए जो प्रशासन का सहयोग लिया, वो कैसे लिया? बार बार बंगाल में विद्रोह होते थे। इसने बंगाल को 19 सरकारों में बांट दिया। सरकार मतलब जिला समझ लो आप। 19 भाग में बांट दिया और सबका हेड बना दिया। एक पद बना करके आमीर ए बंगला, इस नए पद का सृजन किया। और इस पद पर काजी फजीलात को बैठा दिया। मतलब अब बंगाल में 19 अलग अलग भाग हैं, तो कैसे विद्रोह होगा? छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। प्रशासन और अस्थायित्व लाने का प्रयास। अच्छा प्रशासन और अस्थायित्व। इसके बाद जो है एक और पॉइंट समझो
शेर शाह सूरी ने बनवाया। इसने बहुत सारे निर्माण कार्य भी करवाए, बहुत सारे निर्माण कार्य भी करवाए, जैसे कि रोहतासगढ़ का किला उत्तर प्रदेश, शेरसूर नगर कन्नौज नगर को ध्वस्त करके बना था उत्तर प्रदेश में, दिल्ली का पुराना किला और सासाराम का मकबरा बिहार में, ये शेर शाह सूरी के निर्माण कार्य हैं। ये 5 साल में प्रशासन के लिए, स्थायित्व के लिए जो कुछ कर रहा है वो बता रहा हूँ, और अन्य जो कार्य किए। शेर शाह सूरी ने जो मकबरा बनवाया है उसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने कहा है कि यह मकबरा ताजमहल से भी सुंदर है, यह मकबरा ताजमहल से भी सुंदर है। डॉक्टर कानूनगो ने कहा यह मकबरा बाहर से मुस्लिम है बट अंदर से हिंदू है। आप तो जानते हैं ज्यादातर हिंदू मंदिर तोड़ करके फिर मकबरे या मस्जिद बनाए जाते थे, तो अंदर जाएंगे तो आपको हिंदुओं के जैसे निर्माण कार्य होते थे, कुछ उस टाइप का कार्य मिलेगा। तो इस व्यक्ति के ये कुछ निर्माण कार्य हैं। इसके अलावा शेर शाह सूरी के बारे में कुछ बात और समझ लो, मैं समझा रहा हूँ प्रशासन में अस्थायित्व तो कैसे लाएगा ये। अब्बास खां शेरवानी नाम का व्यक्ति है, इसकी पुस्तक तारीख-ए शेरशाही से शेर शाह सूरी के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। यह व्यक्ति बुधवार को न्याय का कार्य करता था। जो कुछ कर रहा है प्रशासन में स्थायित्व लाने के लिए, शेर शाह सूरी ने जीटी रोड बनवाई। अब इसकी रोड देखो, ये सोनार गांव बंगाल से लेकर के अटक पाकिस्तान तक स्वयं बिहार में था, अभी आगरा इसके कंट्रोल में था। बिहार को आगरा से जोड़ने के लिए इधर आप देखिए बंगाल से पाकिस्तान तक रोड बनवाई इसने। सोच करके देखो, पूरा उत्तर भारत और उस उत्तर भारत में आने जाने के लिए ट्रेवलिंग परिवहन के लिए इसने रोड अच्छी बनवा दी। उत्तर भारत को जोड़ के रख पाएगा कि नहीं? ये जो जीटी रोड है, ये एक तो सोनार गांव से पाकिस्तान जाती थी अटक तक, एक लाहौर से मुल्तान जाती थी, एक आगरा से कटकर बुरहानपुर मध्य प्रदेश, और एक आगरा से चित्तौड़ तक जाती थी। आप लोगों से यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। हाँ बिल्कुल, प्रश्न पूछा जाता है, इसी को ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। तो अब इसका यह कार्य भी इसके साम्राज्य को अस्थायित्व प्रदान करेगा। अकबर ने आगरा और बिहार को जोड़ने के लिए ही शेर शाह सूरी ने बिहार और आगरा को जोड़ने के लिए ही जीटी रोड बनवाई। आप समझ सकते हैं इसके कार्यों से इसका साम्राज्य शक्तिशाली हो रहा है। इतना ही नहीं, आपको मैं समझा चुका हूं कि जब कोई शासक कई क्षेत्र पर कंट्रोल करता, जहां पहले से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग करेंसी चलती थी, अब एक शासक का पूरा क्षेत्र है तो वह अपने क्षेत्र में एक करेंसी लाना चाहेगा, अलग अलग करेंसी क्यों? मैंने मेडिवल हिस्ट्री की स्टार्टिंग में ही ये बातें समझाई थी। आप देखें, शेर शाह सूरी ने चांदी का रुपया नाम का सिक्का चलाया, और आज तक हम लोग रुपया बोलते हैं। शेर शाह सूरी ने ये तांबे का दाम नामक सिक्का चलाया। आज के बाद इसने साम्राज्य को और अस्थायी बनाया, और इस तरीके से शेर शाह सूरी जो है, इसने अपने साम्राज्य को स्थायी बना लिया, और जैसा कि मैंने कहा, इस तरीके से शेर शाह सूरी 5 साल में ही करेंसी लाकर, न्याय में सुधार करके, कई सारे किले बनवाकर, सड़कें बनवाकर, प्रशासन में बहुत कुछ बेहतर करके, इसने 5 साल में ही प्रशासनिक रूप से भारत में उत्तर भारत के साम्राज्य को स्थायी बना दिया। जो बाबर नहीं कर सका, जो हुमायूं नहीं कर सका, शेर शाह सूरी ने कर दिखाया। इसीलिए शेर शाह सूरी को उसके युद्धों से ज्यादा प्रशासनिक कार्यों के लिए जाना जाता है। शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी हुआ इस्लाम शाह, और इस्लाम शाह ने भी कई किले बनाए। जैसे एक किला है बच्चों रशीदगढ़, ये रशीदगढ़ है, एक है फिरोजगढ़, फिर है इस्लामगढ़, शेरगढ़ और मानकोट। पांचों किलों को मिला दो तो पांचों किले मानकोट के किले के नाम से जाने जाते थे। मानकोट के किले के नाम से जाने जाते थे।
इस्लाम शाह के बाद सूर वंश का अंतिम शासक हुआ आदिल शाह सूर। इस्लाम शाह का समय था 1545 से लेकर के 1554 ईस्वी तक, और आदिल शाह सूर का समय है 1554 ईस्वी से लेकर के 1555 ईस्वी तक। और इसी आदिल शाह सूर के समय में भारत पर आक्रमण किया अपना खोया हुआ साम्राज्य वापस पाने के लिए हुमायूं ने। जब हुमायूं 15 साल तक भारत के साम्राज्य का शासक नहीं था, उस 15 साल में यही हुआ था। अब हुमायूं ने एक बार फिर से अटैक किया है अपना खोया हुआ साम्राज्य पाने के लिए। तो हुमायूं क्या करेगा क्या नहीं करेगा, इस बात को अच्छे से आप समझ लीजिए। 15 मई 1555 ईस्वी की बात है। सिकंदर आदिल शाह सूर के दो सेनापति थे। एक का नाम था हैबत खान, दूसरे का नाम था ततार खान। ये सूर सेनापति हुआ करते थे दोनों, और दोनों को मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं ने हरा दिया। मच्छीवाड़ा के युद्ध में बेटा हुमायूं ये शेरशाह सूरी का जो पूरा साम्राज्य था उस 47 सरकारों में बटा हुआ था। 29 सरकार में सिर्फ बंगाल बटा था। पूरे साम्राज्य में ये 47 सरकार थे, 19 सरकार तो सिर्फ बंगाल में थे। तो यहाँ पर क्या है कि इस तरीके से हुमायूं जीत गया, और 22 जून 1555 को सरहिंद का युद्ध हुआ। इसमें इसने शेरशाह सूरी के वंश के अंतिम शासक आदिल शाह सूर को हरा दिया। तो एक बार हुमायूं पुनः दिल्ली की गद्दी पा गया। अब फिर से मुगल काल कंटिन्यू, फिर से मुगल वंश कंटिन्यू। हुमायूं के हाथ में सत्ता है। आप अब तक समझ चुके होंगे कि हुमायूं थोड़ा सा लापरवाह टाइप का व्यक्ति था, अदूरदर्शी था। मैं आपको इसके कुछ शौक बता देता हूं। हुमायूं अफीम का शौकीन था। हुमायूं अफीम पसंद करता था। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था। इसको ज्योतिष में बहुत भरोसा था। यहाँ तक कि ज्योतिष के हिसाब से यह व्यक्ति सप्ताह के 7 दिन अलग अलग कलर के कपड़े पहनता था। मुझे याद आ रहे हैं सचिन तेंदुलकर जी, उस सर पे कुछ बांध करके फिर फील्ड में उतरते थे क्रिकेट खेलने के लिए। तो अपना अपना विश्वास होता है ज्योतिष के आधार पर। ऐसा सहवाग जी भी करते थे। और सहवाग जी, मुझे लगता है किसी दिन अगर उन्होंने कस के सर पे कुछ बांध लिया तो उस दिन बॉलर की तो शामत आ जाती थी। तो कहने का आशय ये है कि यह व्यक्ति सप्ताह के अलग अलग दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। हुमायूं के समय में 2 प्रसिद्ध चित्रकार हुए थे, पेंटर। तब कैमरा नहीं था, नहीं तो मैं कहता कैमरामैन थे। ये चित्रकार थे। इसमें एक का नाम है अब्दुल समद, इसे सीरी कलम कहा गया है, और एक का नाम है मीर सैयद अली। ध्यान से समझिए आप लोगों से, ये पंजाब साइड था बेटा सरहिंद। ये जो है व्हाट इज सिकंदर ए सिकंदर, इस सिकंदर आदिल शाह सूर की चर्चा कर रहा था मैं अभी, इसी सिकंदर को समझें आप। तो अब्दुल समद और मीर सैयद अली, आपसे पूछा जाता है ये चित्रकार किस शासक के समय में था, तो आपको याद करना पड़ेगा। और इसमें से अब्दुल समद बहुत बड़ा चित्रकार था। इसने चावल के एक दाने पर पोलो खेलते हुए दर्शकगढ़ का चित्र बनाया है। उस जमाने में कल्पना करिए कितना प्रतिभाशाली रहा होगा। चावल के एक दाने पर पोलो खेलते हुए दर्शकगढ़ का चित्र बनाया है, तो कितना प्रतिभाशाली रहा होगा। अच्छा, बाबर के समय पर भी एक चित्रकार भारत आया था, नाम था विहजाद अथवा पूर्व का रेफेल। तो आप लोगों से पूछा जाता है कौन से चित्रकार भारत में कब आए। एक बच्चे का क्वेश्चन है, सर पूरा वीडियो कहाँ मिलेगा, सीरियल वाइज एंड ऐप भी है क्या? बेटा सीरियल वाइज है तो आप यहीं देख सकते हैं। ये अभ्युदय योजना वाराणसी मंडल में जो अभ्युदय योजना चलती है, आप उसके यूट्यूब चैनल पर जाएं तो आप देखिए जो वीडियो जितना पहले पड़ा होगा वो उतना पहले का है। और आप एक क्रम निकाल लें, मैंने इस चैनल पर मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाई है, और मध्यकालीन इतिहास जहां से मैंने शुरू किया कि भारत पर मुस्लिम शासकों का आक्रमण, वहीं से मेरा फर्स्ट लेक्चर था। मुझे लगता है आज का जो लेक्चर है मेरा ये 10वां लेक्चर होना चाहिए, ये 10वां लेक्चर होना चाहिए, है ना।
एक क्वेश्चन है गुलबदन बेगम, हाँ मैं अभी इस पर आता हूँ ऋषिकेश जी। वीरेश चौधरी जी लिख रहे हैं अकबर ने उपाधि दी थी, अकबर ने उपाधि दी थी सर। अच्छा, ठीक है, हम बात करूँगा, अकबर के समय में बात करूँगा, अकबर ने किसको क्या उपाधि दिया। पता और काबिलियत, पट्टा और काबुलियत क्या होता है सर? अच्छा, सिद्धार्थ मिश्रा जी लिख रहे हैं अच्छा क्वेश्चन है। दरअसल ये शेरशाह सूरी के समय पर ही कहा जाता है पट्टा और कबूलियत। जैसे ये क्या करता था, जिनके पास ज़मीन नहीं है या कोई किसानी करना चाहता है तो उसको सरकारी ज़मीन पट्टे पर दी जाती थी। बट उससे कबूलनामा लिखवाया जाता था कि इतनी ज़मीन आपको दी जा रही है, इतना टैक्स आपको देना पड़ेगा या समय पर आपको सरकार को देना है, तो वही पट्टा और कबूलियत कहा जाता है ना? युद्ध में धोखा देकर भी जीतना गलत नहीं है, पर बात जब विश्वास पर आए तो इस पर आक्रामक स्थिति नहीं दिखाना चाहिए। अनीश जी युद्ध में धोखा देकर जीतना गलत नहीं है, पर बात जब विश्वास पर आए तो इस पर आक्रामक स्थिति नहीं दिखाना चाहिए। हाँ, ठीक है, सही कह रहे हैं आप। सर आप डेली क्लास लेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। अभ्युदय योजना वाराणसी मंडल में जो शेड्यूल बनाते हैं बनारस से जो है उसके आधार पे, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत से टॉपिक्स हैं, तो क्लियर वहीं से होता है कि कब कौन टॉपिक चलेगा। तो आपको मैं भी पढ़ा रहा हूँ, शेड्यूल जो है वो वाराणसी से ही बनता है। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं कंटिन्यू क्लास लूँ, बस क्लास लूँगा। हो सकता है कई बार एक बार का गैप हो 1 दिन का, या कंटिन्यू भी क्लास चल सकती है। नॉर्मली हमारे परम मित्र शेखर सर ये कार्य देखते हैं और जब वो ज़रूरी समझते हैं, जिस टीचर का शेड्यूल आवश्यक होता है, जिस टीचर की क्लास आवश्यकता होती है, वही क्लास लगती है। तो सतीश चंद्र, अच्छा, सन की डंडी क्या है? बेटा ये जैसे आज फीट होता है, मीटर होता है, ऐसे उस समय ज़मीन मापने के लिए था। सन की डंडी का प्रयोग करते, बहुत लंबी डंडी होती है। अब आप लोगों ने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा है, हम लोग ने बचपन में देखा था। सर जब प्यार और जंग में सब जायज़ होता है तो धोखा क्यों बोलें? प्यार और जंग में सब जायज़ होता है, ये बेटा ये बात बहुत बाद की है। ये ऐसा लोग जो धोखा देने वाले थे उन्होंने बोलना शुरू किया, है ना? ऐसा प्यार और जंग में सब जायज़ नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल गलत है। अब जब भारत में बहुत सारे धोखा देने वाले शासक ही चले आए, वो तो कहेंगे ही प्यार और जंग में सब जायज़ है। धोखा देना भी जायज़ है, धोखा देना जायज़ नहीं था। युद्ध का अपना एक तरीका होता था। हाँ, अगर सामने वाला धोखा देता है, पीठ पीछे वार करके आपको मारता है तो उसको कायर कहा जाता था। उसे कायर कहा जाता था और याद रखना कायर को कायर ही कहा जाएगा। धोखा देके किसी ने युद्ध जीत लिया। अभी देखो मैंने शेरशाह सूरी की बहादुरी की प्रशंसा नहीं की, पर राजपूतों की हारने के बाद भी राजपूतों की बहादुरी की प्रशंसा कर रहा हूँ मैं क्या पूरी दुनिया करती है? पूरी दुनिया करती है। तो जो बहादुर हैं दुनिया उनको बहादुर ही कहती है। जो धोखा देके जीतते हैं उनको बहादुर नहीं कहा जाता था। वो कुछ समय के लिए सत्ता और संपत्ति भले ही हासिल कर लेते थे, लेकिन उनका नाम इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाता था। तो ये समस्या थी। भारत के लोग पैसा प्रॉफिट सब चाहते थे, लेकिन बिना नाम बदनाम किए हुए। इसीलिए इनका नियम था युद्ध में भी और प्यार में भी। ऐसा नहीं था कि कुछ भी करेंगे सब जायज़, नहीं, बहुत कुछ नाजायज़ था। प्यार में धोखा जायज़ है, वाह भाई! नहीं, बिल्कुल धोखा नहीं है, जायज़ नहीं है भाई अनुज सिंह जी, धोखा जायज़ नहीं है। अलग लेवल की हम लोग देखते हैं सन की डंडी सर जी। अच्छा, चंदौली में, हाँ, बिल्कुल देखते होंगे। अ, देव जी लिख रहे हैं गैप हो जाए चलेगा बट आप ही पढ़ाना। बिल्कुल मैं पढ़ाऊँ, देखो मॉडर्न हिस्ट्री आप लोगों को तिवारी सर पढ़ा चुके हैं। मैं मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाऊँगा। एंशिएंट हिस्ट्री में कुछ लेक्चर हो चुका है, जो नहीं हुआ है वो टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा। अभी पीटी में इतनी ही ज़िम्मेदारी है मेरी। युद्ध में सच्चाई की हनन होती है, बिल्कुल ऐसा होता है। अ, बहुत सारे कमेंट हैं अब, लेकिन अभी मुझे लगता है अब ये कमेंट बहुत आवश्यक नहीं है। सर मेडिवल की बुक, वैसे आप एलपी शर्मा की पुस्तक पढ़ सकते हैं, बट किरट कंपटीशन की बुक ले लीजिए, यूपीएससी के लिए आती है, इतिहास वैकल्पिक विषय लिख करके, उसमें मेडिवल मॉडर्न एंशिएंट सब है। तो आप उसे पढ़ लीजिए, मेरा लेक्चर देखने के बाद उसे पढ़िए और प्रीवियस ईयर घटना चक्र का सॉल्व करिए, सफिशिएंट है। इससे अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।
घटना चक्र की सब्जेक्ट वाइज बुक आती है क्या? हाँ, बिल्कुल। जैसे मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो हिस्ट्री की घटना चक्र की अलग बुक है, आप उसे ले सकते हैं। उसे ले सकते हैं। सर, भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है? ये मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाता तो आपको बताता, पर मॉडर्न हिस्ट्री मैंने पढ़ाया नहीं, आप मॉडर्न हिस्ट्री में इसका उत्तर पाएँगे। अभी मैं कम शब्दों में बता देता हूँ, दुनिया के लोग भारत से आते थे सामान खरीदने। भारत में खेती अच्छी होती थी, बहुत सारी वस्तुएँ अच्छी पाई जाती थीं। अब जहाँ पर रेगिस्तान था, वहाँ वस्तुएँ नहीं अच्छी होंगी। यूरोप में ठंडा एरिया था, वहाँ वस्तुएँ नहीं अच्छी होंगी। रूस इतना बड़ा देश था, अभी भी सबसे बड़ा देश है दुनिया का, पर एग्रीकल्चर वगैरह के मामले में आप देखो तो बहुत अच्छा नहीं था, बहुत पहले से गरीब हुआ करता था, क्योंकि उसका ज़्यादातर क्षेत्र बर्फ में दबा हुआ है। तो दुनिया वाले भारत से सामान खरीदने आते थे। बहुत पहले डॉलर, रुपया ये सब नहीं चलता था, तो सामान के बदले सोना-चांदी देते थे। तो भारत में इतना सोना-चांदी दे दिया गया और सामान के बदले कि भारत में सोना ही सोना हो गया और भारत बन गया सोने की चिड़िया। अब सोने की चिड़िया बनने के बाद उसके जो साइड इफ़ेक्ट रहे, वो सोना लूटने के लिए बहुत सारे लुटेरे आते रहे, जो समय-समय पर सोना लूटते रहे, सोना लूट करके ले गए। लास्ट में चिड़िया बची, वो भी घायलावस्था में, आज तक उपचार चल रहा है और अभी तक भारत अपनी पुरानी स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाया है। तो कम शब्दों में इतना ही आपको बता सकता हूँ मैं। आधुनिक भारत की क्लास करना है तो फरीद कहाँ शिक्षा प्राप्त किया? कृष्णा गौतम जी लिख रहे हैं। देखो, फरीद जो है ये जौनपुर उत्तर प्रदेश में भी पढ़ा हुआ था, है ना? और हरियाणा से भी थोड़ा-सा इसका रिश्ता है अपना, बिहार इसकी कर्मभूमि रही और बाद में इसने उत्तर भारत के बड़े क्षेत्र पर कंट्रोल किया। आप लोगों को आनंद आ गया जो मैंने कह दिया, सोना चला गया चिड़िया बची। बड़ दुःख की बात है, क्या करूँ? नॉर्मली शुरुआत में जब मैं इतिहास पढ़ता था और पढ़ाता था तो बड़ा इमोशनल हो जाता था, इमोशनली पढ़ाता भी हूँ। तो बार-बार भारतीय शासक हारे, भारतीय शासक हारे, ये पढ़ाने का मेरा मन नहीं करता था। मुझे बड़ा कष्ट होता था कि भारत के शासक जीते तो नहीं लिखा गया किताब में। अब मैं बार-बार पढ़ा रहा हूँ भारत के शासक हारे, भारत लूटा, तो मुझे बुरा लगता था। पर क्या करूँ, इमोशन साइड में करना पड़ा। वैसे दिन भर एक ही कार्य करते रहिए तो इमोशन मर जाता है। अभी दिन भर में भारत को कितनी बार हराता हूँ मैं, यहाँ भारत हारा, वहाँ भारत हारा। जब भारत में को कई बार हरवाता हूँ तो इमोशन मर जाता है। हाँ, इतना ज़रूर डर लगा रहता है कि दिन भर 10-12 घंटे इतिहास पढ़ाता हूँ। युद्ध हुआ, यहाँ युद्ध हुआ, वहाँ युद्ध हुआ। कई बार डर लगता है कि पता चला ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ, हल्की सी नींद लग जाए, अचानक से उठ जाऊँ और ज़ोर से चिल्लाऊँ कि हाँ ठीक है, युद्ध हो गया। लोग पूछेंगे भाई कहाँ युद्ध हो गया? तो घर पर तो ठीक है, बाहर निकलता हूँ अगर सफ़र में, तो अलर्ट रहता हूँ कि कहीं ऐसे युद्ध के बारे में ना बताने लग जाऊँ मैं। तो इतिहास पढ़ाने के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं। आप देख रहे होंगे पढ़ाते-पढ़ाते इमोशनल हो जाता हूँ मैं बातों को लेकर के और आप लोगों को और जोश से और अच्छे से समझाने के प्रयास में पूरी ताकत लगा देता हूँ। उद्देश्य यही है कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो और एक उद्देश्य ये भी है कि भारत का इतिहास, भारत में जो कमियां रहीं, भारतीयों ने जो गलतियां की, उससे सबक सीखो आप। वर्तमान में वो गलतियां ना हो और फिर मेहनत करते हुए भारत को बहुत ऊंचाई पर आप लोग ले जाओ। हमारा देश बहुत आगे बढ़े, हम सुपर पावर बने, तभी हम लोग एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा कर पाएंगे। ये भी प्रयास होता है मेरा, आप लोगों को कुछ सिखाना चाहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, मेरा उद्देश्य पूरा होता है कि नहीं होता है, ये आप लोगों के कार्य को देख कर के समझ में आएगा। भविष्य में जब आप लोग सेलेक्ट होंगे तो मिलूँगा आप लोगों से मैं, है ना? तो वैसे आप लोग खुद ही बताएँगे कि सर यहाँ पे सेलेक्ट हूँ मैं तो आऊँगा मैं कि भई अभ्युदय योजना वाराणसी मंडल में मैंने पढ़ाया था आपको। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की एक बेहतरीन योजना, जिसमें उत्तर प्रदेश के युवाओं को जिन जो थोड़ा-सा अभाव में हों, उनको भी सफलता की ऊँचाइयों तक पहुँचने में मदद की जाए। कुछ ऐसे उद्देश्य के साथ ये योजना प्रारंभ हुई और आपको बहुत अच्छे टीचर, बहुत अनुभवी टीचर मिल रहे हैं, आपको मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं और आप लोगों के लिए ये मार्गदर्शन बहुत काम आएगा। ये मार्गदर्शन बहुत काम आएगा और वाराणसी मंडल में जैसा कि मैं कहता हूँ रूपेंद्र सर, शिखर सर और अन्य जो लोग इस संस्था की इस जो है योजना के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत भी सार्थक होगी, तब जब आप सेलेक्ट हो जाएँगे, है ना? तो सबकी मेहनत आपको सार्थक करनी है। तो यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबर के समय पर भी एक चित्रकार था। अच्छा, हुमायूँ जो है, जैसा कि मैंने कहा इसकी ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव आता रहा। लास्ट में क्या हुआ, इसने दीन-ए-पनाह अथवा शरीयत-ए-पनाह नाम का एक किला बनवा रहा था ये, है ना?
उसी किले में एक लाइब्रेरी थी और ये भाई साहब उसी लाइब्रेरी से पुस्तकें पढ़कर सीढ़ियाँ उतर रहे थे। अब पता नहीं अफ़ीम का सेवन किया था उस दिन कि नहीं, मैं नहीं जानता। बट अब पोस्टमार्टम होता तो मैं बताता भी आपको। अब पता नहीं क्या था, इसके पैर लड़खड़ा गए। लड़खड़ाता हुआ गिरा ये और मर गया। अ, बिल्कुल, जनजागरण न्यूज़ जी। सर आपके हिस्ट्री पढ़ाने से कमेंट नहीं दिख रहा मुझे अभी। किसी ने बहुत अच्छा कमेंट लिखा था। शेरशाह ने तांबे के दाम और चांदी के रुपए। अच्छा। अ, स हाँ, सीढ़ियों से गिरकर मरा था। सीढ़ियों से गिरकर मरा था। भाँग खाया था। अब पता नहीं पोस्टमार्टम नहीं हुआ कि मैं आपको बता सकूँ। तो यहाँ पर क्या है कि जब यह व्यक्ति मरा तो इतिहासकार लेन पुल महोदय ने कहा था, इतिहासकार लेन पुल महोदय ने कहा था, यह व्यक्ति ज़िंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाता हुआ ही मर गया। यह व्यक्ति ज़िंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाता हुआ ही मर गया, ऐसा कहा गया। तो आप समझ सकते हैं यह व्यक्ति ज़िंदगी भर भागता रहा और भागते-भागते लास्ट में लड़खड़ा के गिरा और मर गया। तो इस तरीके से हुमायूँ का चैप्टर क्लोज़ हो गया। हाँ, हुमायूँ अपने मरने के बाद अपने पीछे छोड़ गया था, अपने पीछे छोड़ गया था अ, खतरों का खिलाड़ी या डेंजरस खिलाड़ी पार्ट 3। ऐसी ही कुछ मूवी बनती है ना भारत में, ऐसी ही मूवी बनती है। तो आज तक खतरों से खेल रहा था बाबर, उसके बाद हुमायूँ, अब जो व्यक्ति खतरों से लड़ेगा वो होगा अकबर। अब अकबर क्या टैलेंट दिखाएगा मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाऊँगा, है ना? तो इस तरह से हुमायूँ की डेथ हो गई और इसी समय की बात है, हुमायूँ की बहन हुआ करती थीं, गुलबदन बानो बेगम। गुलबदन बानो बेगम और गुलबदन बानो बेगम ने हुमायूँ के नाम से पुस्तक लिखी है। पुस्तक का नाम है हुमायूँनामा। हुमायूँनामा। तो हुमायूँनामा नाम है। क्या है कि हुमायूँ नामा किसने लिखी ये प्रश्न भी पूछा जाता है और एक प्रश्न ये भी आता है कि किस महिला ने एक मुगल शासक के नाम पर पुस्तक लिखी? एक मुगल शासक के नाम पर पुस्तक लिखी, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इस तरह से क्या है कि गुलबदन बेगम ने हुमायूँ नामा नाम की पुस्तक लिखी। अच्छा, हुमायूँ की पत्नी जो हमीदा बानो बेगम थी अथवा हाजी बेगम ने दिल्ली में हुमायूँ का मकबरा बनवाया। तो इस तरीके से आपसे यह भी पूछा जाता है कि बताइए हुमायूँ का मकबरा कहाँ है? हाँ, ज़्यादातर पुस्तकें फ़ारसी भाषा में ही होती थी, तो इसकी भाषा फ़ारसी होगी। ज़्यादातर पुस्तकें फ़ारसी भाषा में होती थीं, तो यहाँ पर क्या है कि हुमायूँ का मकबरा दिल्ली में ही है और काफ़ी ठीक-ठाक बना है ये मकबरा। यहाँ तो ख़ैर मैं गया हूँ, तो हाजी बेगम ने हुमायूँ का मकबरा बनवाया और अब हुमायूँ का टॉपिक ख़त्म होता है, हुमायूँ का समय ख़त्म होता है। मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा अकबर के बारे में और डिटेल से बात करूँगा, आप बताएँ, कहीं से कोई कन्फ्यूज़न? सौरभ तिवारी जी, थैंक यू। तिवारी जी लिख रहे हैं कि जब आप हिस्ट्री पढ़ाते हैं सर, तो कहानी की तरह लगता है। धन्यवाद। प्रयास करिएगा कि जो कुछ पढ़ाता हूँ अच्छे से याद भी करिएगा नोट करके, तभी आपकी मेहनत सफल होगी। हुमायूँ के मकबरे को कब्रों का कब्रगाह कहा जाता है, आशुतोष जी लिख रहे हैं। बिल्कुल, हुमायूँ के मकबरे में कई मुगल वंश के लोगों को दफनाया गया है। और कोई प्रश्न हो तो बताएँ? और कोई प्रश्न हो तो बताएँ?
क्या और कोई प्रश्न है? कहीं से कुछ डाउट हो तो बता सकते हैं। जितेंद्र जी लिख रहे हैं बेहतरीन क्लास, थैंक यू। सर हुमायूं में बाबर का अंतिम और हुमायूं का प्रारंभिक इतिहास है। अच्छा, हुमायूं नामा में, हाँ हुमायूं नामा में काफ़ी कुछ लिखा गया है मुगल वंश के बारे में। मदद ए मास क्या है? अमित कुमार जी लिख रहे मदद ए मास एक जमीन होती थी, जमीन होती थी जो किसी को दी जाती थी, है ना, दान स्वरूप समझ लो, मदद ए मास है। और कोई प्रश्न हो तो बता सकते हैं। सौरभ जी लिख रहे हैं सर योर वॉइस इज वेरी स्वीट, थैंक यू। 1545 ईस्वी में कौन सा शासक था जिससे शेरशाह सूरी लड़ा? कालिंजर का शासक उस समय कीरत सिंह था, कीरत सिंह कालिंजर का शासक था। क्या अकबर ने भी काजी की उपाधि ली? जब मैं अकबर पढ़ाऊंगा तब ये प्रश्न करिएगा। हुमायूं का मकबरा बेटा दिल्ली में है, आगरा में नहीं, आगरे में नहीं, आगरे में अकबर का मकबरा है। आगे पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। ऋषिकेश जी लिख रहे हैं थैंक्स सर, एक्सीलेंट सेशन। सर बैरम खान के बारे में बताएंगे? जब अकबर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा सिद्धार्थ जी। महेश कुमार वर्डवाल की किताब से अच्छा है आप किरण कंपटीशन की बुक लें। महेश कुमार वर्डवाल की पुस्तक से अच्छा है कि आप किरण कंपटीशन की बुक लें। देखो, बुक वही पढ़िए जो सबसे अच्छी हो, क्योंकि एक ही पुस्तक कई बार पढ़ना है, कई किताबें नहीं पढ़नी है। एक पुस्तक लीजिए जो टीचर सजेस्ट करे, वही बुक लीजिए और कई बार पढ़िए। कम समय में सिलेक्शन लेने का यही तरीका है। विशाल जी पूछ रहे हैं दीवाने रसालत क्या है? दीवाने रसालत एक विदेश विभाग हुआ करता था। अनित कुमार जी लिख रहे हैं सर प्लीज टेल मी वन थिंग, व्हाट इज फेस्टिवल ऑफ नवरोज? जैसे हम लोग न्यू ईयर मनाते हैं, नए साल का त्योहार, ऐसे ही पर्सियन लोग, फारसी लोग नवरोज मनाते हैं। वो उनका नए साल का उत्सव है नवरोज, जिसको भारत में पहली बार बाबर ने शुरू किया था। आशुतोष जी लिख रहे हैं बैरम खान बहुत बड़ा बेरहम इंसान था। जब मैं बैरम खान के बारे में पढ़ाऊंगा तो आप विचार करिएगा कैसा इंसान था। आकांक्षा जी लिख रही हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, धन्यवाद। जयमल फतेह और फत्ता मैं पढ़ाऊंगा दीपक जी, ये अकबर जब पढ़ाऊंगा तब चर्चा आएगी। चित्तौड़ के सेनापति थे ये। बहुत ही लाजवाब क्लास लगी सर, आइए पवन मौर्य जी, थैंक यू। सर आप ये स्लाइड शेयर करेंगे ना, रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा ठीक है, देखूंगा। बेटा ज्योग्राफी के लिए वैसे आप ज्योग्राफी वाले सर से पूछे तो बेहतर है। वैसे ज्योग्राफी के लिए अच्छी बुक मानी जाती है वर्डवाल जी की, बट जो ज्योग्राफी वाले सर सजेस्ट करे वही बुक पढ़िएगा। क्योंकि जब एक टीचर पढ़ाता है ना, तो जैसे मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ आपके सामने, प्लस आपको बहुत सारे पॉइंट बता रहा हूँ, बट हो सकता है मुझे ये लगे कि आप ये बुक पढ़ लो तब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। मैं कुछ छोड़ रहा हूँ और मैं कहूँ आप उस बुक से पढ़ लेना। जब एक टीचर पढ़ाता है तो उसका क्लास नोट्स, उसका लेक्चर, प्लस वो जो बुक बताए, स्टडी मटेरियल, जब आप इतना पढ़ते हो तब आपके लिए सफिशिएंट होता है। तो सब्जेक्ट के टीचर से पूछो, वो आपको बेहतर बताएंगे। विशाल वर्मा जी, थैंक यू। ऋषिकेश जी कह रहे हैं पीवी सिंधु रेस सेमीफाइनल, मतलब साथ ही साथ न्यूज भी देख रहे हैं आप लोग। किरण जी लिख रही हैं शेरशाह सूरी ने समाज सुधार का कार्य भी किया था।
विडो रिमैरिज करके विधवा पुनर्विवाह। देखिए समाज सुधार के बारे में क्या कहूँ अब मैं? समाज सुधार का उद्देश्य होता तो समाज सुधार है, उसका अपना उद्देश्य है। समाज सुधार तो बस ये समझिए गलती से हो जाए तो अलग बात है। अकबर हिंदू माँ से जन्मा था। नहीं, मैंने तो बताया अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। सतीश चंद्र की बुक अच्छी है। कृष्णा गौतम जी लिख रहे हैं सर आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। आपका प्रश्न मेरे ध्यान में नहीं, आपने क्या पूछा था? या तो क्वेश्चन रिपीट करें, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में फिर आप क्वेश्चन कर लेना। आज तो समय समाप्त हो रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में अब मुलाकात होगी आपसे। कृष्णा गौतम जी आपका प्रश्न देख नहीं पाया मैं, तो आप मुझसे प्रश्न कर लेना नेक्स्ट क्लास में। अभी आपका मैं ये कमेंट प्रश्न मुझे दिख नहीं रहा, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चों। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।